हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है रूल रेगुलेटिंग सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। तो रेलवे सर्वेंट में जो सीनियरिटी दी जाती है, किस प्रकार दी जाती है, कैसे दी जाती है और कब से दी जाएगी, इसके बारे में कुछ आपको ब्रीफ में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो ब्रीफ में बताऊंगा, एक ब्रीफ में कि अगर कोई टेक्निकल कैडर या ऐसा कैंडिडेट अपॉइंट होता है जिसको इनिशियल स्टेज पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो उसकी सीनियरिटी क्या रहेगी, और यदि कोई कैंडिडेट विदाउट ट्रेनिंग रेलवे में किसी पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो उसकी सीनियरिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए क्या सीनियरिटी रहेगी। तो उसके लिए आप ये यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रूल 302 से लेकर 308 सीनियरिटी इन इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड के लिए रहती हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, 302 में ये बताया जाता है कि मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। आप इसको अपनी स्क्रीन में जो आपको ये दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ओवर इम्पोर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। 302 में ये बताया गया है कि अगर इस स्टेज पे कोई बंदा रिक्रूट होता है, कोई कैंडिडेट रिक्रूट होता है और दूसरी तरफ उसी ही ग्रेड में प्रमोटी कोटे से भी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी सीनियरिटी क्या रहेगी। तो इसमें आपको एक ब्रीफ में बताऊं कि अगर डिफरेंट डेट में अगर कोई अपॉइंट होता है और कोई अपॉइंट प्रमोट होता है तब तो सीनियरिटी का कोई इशू ही नहीं रहता, क्योंकि जब भी आप रेगुलर पोस्ट पे मान लो ग्रेड 3 पे कोई एक पर्सन अपॉइंट हुआ है और एक पदोन्नत हुआ है तो उनकी सीनियरिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट रहती है तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही रहेगी। प्रॉब्लम उस समय आती है जब एक ही दिन मान लो कोई न्यू रिक्रूटी कैंडिडेट ट्रेनिंग पूरी करता है तो वो मान लो 10 तारीख को कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट कर गया और 10 तारीख को ही किसी की प्रमोशन होगी उसी सेम ग्रेड में, तो उस दौरान उनकी सीनियरिटी क्या रहेगी। ये है सबसे बड़ा इशू, क्योंकि इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरी सीनियरिटी क्या रहेगी, इसकी क्या रहेगी। तो मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊं तो उस केस में सीनियरिटी ये रहती है कि जो प्रमोटी कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जाती है तो वो कैंडिडेट सीनियर रहेगा, और जो रिक्रूटी न्यू रिक्रूटी कैंडिडेट है जो बाद में आया है वो उसका जूनियर रहेगा। ये तो था प्रमोटी और रिक्रूटी कैंडिडेट का। ये तो आप देखो दोस्तों, ये आपको ब्रीफ में दिखाई देगा 302 के ये पैरा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता कि मैं कहाँ से देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया है। देखो, व्हेन द डेट ऑफ एंट्री इनटू अ ग्रेड ऑफ promoted रेलवे सर्वेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर द सेम, दे शुड बी पुट इन alternate position, the promotee being senior to the direct recruits maintain inter-say seniority of each group। इसका मतलब ये रहा कि प्रमोटी सीनियर रहेगा। प्रमोटी इसलिए सीनियर भी रहता है, एक मैं बता दूं, क्योंकि ये पहले से ही रेल को सेवाएं दे रहा है और क्योंकि पहले ही रेलवे का एम्प्लॉय है। तो दोस्तों, ये तो था टेक्निकल कैडर के लिए अगर सेम ग्रुप में होती है। अगर मान लो कोई एक ही ग्रुप में कैंडिडेट टेक्निकल कैडर के ज्वाइन करते हैं तो उस केस में उनकी सीनियरिटी क्या रहेगी। तो इसके लिए आपका जो पैरा अप्लाई होगा वो पैरा 303 अप्लाई होगा। तो दोस्तों, इस पैरा 303 में ब्रीफ में बता रखा है कि इनकी सीनियरिटी जो लास्ट में एग्ज़ाम के ट्रेनिंग के अंत में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, प्रैक्टिकल या वाइवा जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें जो न मार्क्स ऑब्टेन करे जाते हैं उसके बेस पर ही इनकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। तो अभी सोच रहे होंगे कुछ कैंडिडेट को पता ही भी नहीं होगा कि सीनियरिटी, कुछ तो ये लेके बैठे होंगे कि हमारी सीनियरिटी जो रहेगी वो पैनल वाइज रहेगी, और उनको लगेगा फिर बाद में उनको जानकारी नहीं होगी तो वो आरटीआई वगैरह डालने के लिए भी रेडी रहेंगे। तो पहले आरटीआई वगैरह या कुछ ऐसा डालने से पहले इस को चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और इनको और ध्यान से देखें ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो इस केस में आपकी जो है इस 303 के तहत सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। इसमें ये रहता है, मैं ब्रीफ में बताऊं
तो आपकी सीनियरिटी जैसे ही आपने एग्ज़ाम ट्रेनिंग के अंत में एग्ज़ाम हुआ आपका, उसमें मार्क्स ऑब्टेन करे उसके बेस पे रहेगी। इसमें भी एक शर्त है कि मान लो किसी पैनल है 100 बंदों का या 200 बंदों का या 50 बंदों का, तो रेलवे एक ही दिन में ज्वाइन नहीं करा पाती, क्योंकि मैक्सिमम यही रहता है कि 10-20 बंदे या 20-30 बंदे बुलाती हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से मान पावर होती है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराई जाती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के तहत 1-2 दिन डिले आगे पीछे हुई है, तब तो आपको बैच वाइज क्लब करके सीनियरिटी प्रदान की जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने एक्सटेंशन लिया है और आपकी वजह से, किसी पर्सन की वजह से ही ज्वाइनिंग डिले होती है, मान लो उसका अपना रीज़न है, किसी का रिज़ाइन नहीं हुआ, कोई आ नहीं सका, उसको प्रॉपर जो टाइम दिया था उसके अंदर आ नहीं सका, तो उस केस में आपकी सीनियरिटी अलग से निर्धारित की जाएगी, यानी कि आपको उस बैच में क्लब नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उस दिनांक से आपको सीनियरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए पहले कुछ रेलवे में गलत भी किया जा रहा था, तो रेलवे ने एक 2025 में भी चिट्ठी निकाली है, उसमें भी इन्होंने बोला है कि आप इस लेटर को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो करो। जैसे मैं हिंदी में आपको बताऊं तो रेलवे के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ये देख लो, रेलवे के द्वारा जारी किया गया है और इसको जारी किया गया है डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा। तो इस लेटर में इन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, तो हिंदी में ही पढ़ते हैं ताकि हमारे साथियों को और अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इसमें लिखाया है अराजपत्र रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी नियम। तो मैं ब्रीफ में थोड़ा जल्दी में पढ़ूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और दोस्त अच्छी तरीके से देख भी सके। तो इसमें लिखा है कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त पत्र के माध्यम से जारी भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द बंद के पैरा 303 के स्पष्टीकरण की व्याख्या केंद्रीय रेलवे के स्तर पर प्रशासनिक कारणों से विभिन्न बैचों में भेजे गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता प्रशिक्षण पश्चात अंतिम परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर एक संयुक्त योग्यता सूची तैयार करके निर्धारित करने के लिए की जा रही है। ये स्पष्ट रूप से उपयुक्त आदेशों को लागू करने का सही तरीका नहीं है, इसलिए आगे ये स्पष्ट किया जाता है। इन्होंने स्पष्ट करा है कि संशोधित पैरा 303 के का आशय ये है कि वरिष्ठता उपयुक्त बैच आरआरबी आरआरसी पैनल स्थिति के अनुसार गठित के अनुसार तय की जाएगी और पैनल स्थिति के अनुसार प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही उन उम्मीदवारों को बैच में शामिल करने की अनुमति होगी जिन्हें प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैच में शामिल उन्हीं को करोगे जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हमने ट्रेनिंग पे नहीं भेज सके। जैसे कि मान लो एक दिन 20-25 बंदे आ गए और उनको किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई या नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हुई, तब उस केस में उनको क्लब करेंगे। अदरवाइज़ उन उम्मीदवारों को बैच में शामिल करके भेजते हैं जिन्हें प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त बैच में नहीं भेजा जा सका है। प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया अगला उपयुक्त बैच प्रारंभिक प्रशिक्षण के भेजे गए पिछले उपयुक्त बैच से पूर्ण रूप से कनिष्ठ माना जाएगा। यदि पूरे आरआरबी आरसी पैनल को कई उपयुक्त बैच में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो प्रशिक्षण अवधि के अंत में परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल इंट्रा बैच वरिष्ठता तय की जाएगी। अतः रेलवे उत्पादन इकाइयों को सूचित किया जाता है कि वे पैरा 303 के अनुसार कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने की कार्रवाई करें। तो दोस्तों, वरिष्ठता के लिए आप इस लेटर का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी ध्यान से पढ़ें, तो अब आपको और जानकारी मिल जाएगी कैसे आपकी इस स्टेज पे जब आप रिक्रूट होते हो तो आपकी ट्रेनिंग होगी और आपकी सीनियरिटी किस प्रकार निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे और वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं ताकि मेरी ये जो जानकारी देता हूँ काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सके, आपके रेल साथियों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।